आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज एन.वी. रमन्ना के नाम को मंजूरी दी है, जिसके साथ ही अब एन.वी. रमन्ना नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जो 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, ने जस्टिस रमन के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस रमन्ना ने साइंस और कानून में ग्रेजुएशन के बाद 10 फरवरी 1983 से कानून के पेशे से आगाज किया। अपने वकालत के करियर के दौरान उन्होंने न सिर्फ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बल्कि मरकजी इंतजामिया ट्रिब्यूनल CAA और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। जून 2000 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज मुकर्रर होने के बाद उन्हें 13 मार्च से 20 मई 2013 तक इसी हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। बाद में उन्हें तरक्की देकर 2 सितंबर 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। 17 फरवरी 2014 को उन्हें आला अदालत में तरक्की दी गई। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होने वाले हैं। अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस समेत 34 मंजूर शुदा जजेस हैं और फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट में 29 जजेस हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दौरान आज सुबह तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, असम, केरला और पौंडीचेरी में पोलिंग शुरू हो चुकी है। रियासत तमिलनाडु में आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान 232 नशस्तों पर वोटिंग का आगाज हुआ। इसी तरह मरकज के जेर कंट्रोल पौंडीचेरी की 30 नशस्तों के लिए वोटिंग का आगाज हुआ। मगरबी बंगाल में भी तीसरे मरहले के लिए 31 असेंबली नशस्तों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आसाम में तीसरे और आखिरी मरहले के लिए 40 असेंबली नशस्तों पर वोटिंग का आगाज हो चुका है। रियासत तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी में एक मरहले में वोटिंग हो रही है, जबकि बंगाल में 8 मरहलों में वोटिंग होनी है। असम में आज वोटिंग का तीसरा और आखिरी मरहले की वोटिंग जारी है। अब बात आलमी वबा कोरोना वायरस की करते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 96,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 445 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। जारी एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 के एक्टिव केसेस की कुल तादाद 7 लाख से तजावुज कर गई है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत 8 रियासतों में रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। मुल्क भर में कोविड केसेस में हो रहे इजाफे के पेश नजर वजीर आजम रवा माह की 8 तारीख को सभी वज़राए आला और गवर्नरों से मीटिंग की सदारत करेंगे, जिस दौरान कोविड के पेश नजर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 442 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 2 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है।
एक तरफ इंतजामिया की जानिब से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील की जा रही है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लखनपुर में कोविड-19 टेस्टिंग सैंपल कलेक्शन सेंटर में एसओपीज को दूर दूर तक फॉलो नहीं किया जा रहा है। कतारों में लोगों ने अगरचे मास्क का इस्तेमाल किया, ताहम समाजी दूरी कहीं नजर नहीं आ रही है और पुलिस और इंतजामिया के अफसरान के सामने भी कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियां की जा रही है। वादी कश्मीर जो कि कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इस कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से सयाहों का आना जाना लगा रहता है। वहीं श्रीनगर के मुगल बागात समेत दीगर कई मकामात जिनमें सयाहती मकाम गुलमर्ग पहलगाम पर सयाहों की तादाद बड़ी तादाद में मौजूद है। शहर आफाक जिलीडल का नज़ारा देखने के लिए अगरचे सयाह काफ़ी बेताबीन नजर आते हैं, ताहम जिलीडल चार चिनार में बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायत करते हुए सयाहों का कहना है कि इंतजामिया और मुतलका महकमा की जानिब से जो सहूलियात इंतजामात होने चाहिए वो जमीनी सतह पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ताहम वादी में मौजूद सयाह कश्मीरी सकाफत और मेहमान नवाजी के कायल हो गए और माहौल को साजगार करार देकर सयाहों को वादी आने की दावत भी दे रहे हैं, जबकि वादी में कोविड-19 के पेश नजर आने वाले लोगों से कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने पर भी जोर दिया जा रहा है। कारा राइड ली है, जेट स्की आप कर रहे हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि थोड़ा सा और एडवेंचर टूरिज्म कश्मीर में होना चाहिए? यस और मुझे लग रहा है हम लोगों का जो हम लोग मैंने काफ़ी जगह पे जाके आई हूँ, थोड़ा क्लीन करना चाहिए और टूरिस्ट के लिए कुछ अट्रैक्टिव करना चाहिए। ये जो नहीं है हमारे यहाँ पे, मैंने साउथ अफ्रीका देखा हुआ है, सब जगह पे देखा, बट जो टूरिज्म के लिए वो लोग कर रहे हैं जो ये हम लोग यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो आपने कहा कि आप अब्रॉड भी घूमी हैं, तो क्या कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है? अगर इस गार्डन की बात करें, इस आइलैंड की बात करें, इस जगह की बात करें। क्लीनिनेस और ये तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है रोड। यहाँ के रोड बहुत ही छोटे हैं, उसको थोड़े ब्रॉड करने की ज़रूरत है। क्या चाहते हैं आप और यहाँ पर डेवलपमेंट? और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा स्पीड बोट का आप देख रहे हो ऐसा अट्रैक्शन, और थोड़े यहाँ पे स्पीड बोट वगैरह बढ़ जाएंगे तो टूरिस्ट को यहाँ पे आने जाने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा ये जैसे यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे स्पीड बोट और बाकी यहाँ पे कुछ कैफेटेरिया या फिर ऐसे बोट में अगर और कुछ फूड कोर्ट वगैरह बनाएंगे सो यहाँ पे और गेस्ट आके यहाँ पे एंजॉय करेंगे, लाइक यहाँ का कश्मीरी फूड या फिर ऐसे कुछ स्टार्टर्स या कुछ भी और ऐसे स्नैक्स आइटम यहाँ पे देंगे तो और बहुत अच्छा वो एंजॉय कर। वैसे उन्होंने गार्डन को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन और थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन करेंगे, लाइक यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह थोड़े और अच्छे बना देंगे, यहाँ पे पेड़ों को और अच्छे से मेंटेन करेंगे तो फिर ये गार्डन चार चिनार आइलैंड जो है और भी अच्छा यहाँ पे देखने मिलेगा, फोटोग्राफी करे और यहाँ पे अच्छा लोगों। वादी कश्मीर में हुनरमंद, काबिल और पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियों की कमी नहीं। यहाँ की लड़कियां हर एक शोबे में कमाल कर रही है और ऐसी ही मिसाल श्रीनगर से जन्म लेने वाली बॉलीवुड के मशहूर और कामयाब गुलकारा वफा सराफ ने फिल्मी दुनिया में अपना नाम और मकाम हासिल किया है। वफा सराफ ने हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल से खुसूसी बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वादी कश्मीर अगर बात करें तो 70 की दहाई से फिल्म स्टार्स का कनेक्शन रहा है और जिसने कई सारी छाप दुनिया भर में छोड़ी है। अब अगर बात करें वादी कश्मीर के ही फनकार जो है या कलाकार जो बॉलीवुड तक पहुंचे हैं, जिनका नाम पहुंचा है, उसमें से विभाजी भी एक खूबसूरत शान है। वेलकम करते हैं गुलिस्तान न्यूज में आपका। राजी के गाने हमने सुन लिए और भी कई फिल्मी के गाने हमने सुन लिए, मगर कश्मीर के इस मौसीकी के फेस्टिवल में आके कैसा फील कर रही हैं और आज यहाँ आप क्या परफॉर्म कर रही हैं? सबसे पहले आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो सबको। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है और हम अलग अलग तरीके के गाने करेंगे। ऑडियंस है यहाँ पे तो कुछ थोड़ी सी गज़ल होंगी, कश्मीरी फोक तो होगा ही होगा, वो तो मतलब है ही नहीं, और थोड़े से कुछ बॉलीवुड के गाने भी करेंगे, रैप भी करेंगे।
बात करें आईफा को लेकर या फिर कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, मगर जानना ये चाहूंगा कि ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ आपको लगता है कि एक डिफरेंट सा आगाज हुआ है दोबारा से मौसीकी को लेकर कश्मीर के साथ फिल्म स्टारों का? आई थिंक जेके टूरिज्म इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। बहुत ही अच्छा। कैन वी डू दिस टेक अगेन? हिंदी, इंग्लिश? ऐसे कीजिए आप, कंटिन्यू। ओके, अगेन। मैं अपनी सरजमीन पर हूँ और सबसे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए ये अवसर है जहाँ पे मैं ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए परफॉर्म कर रही हूँ। जेके टूरिज्म का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्या बोलूँ मैं और आपको, मतलब मैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है मेरे लिए। और आपको ये भी हम बताते चले कि शहर खास से इनका ओरिजिन है, फतेह कदल से। सो फाइनली क्या मैसेज होगी फिल्म स्टार्स को, बॉलीवुड के लोगों को जो अब कश्मीर की तरफ दोबारा रुख कर रहे हैं? जैसे आप भी आ रहे हैं, इससे पहले कई और फिल्म स्टार्स आए, तो आपको लगता है कि जिस तरह से फॉरेन में जाके शूटिंग्स होती है, अपने कश्मीर, अपने टूरिज्म को प्रमोट करें, यहाँ के लोगों के रोजगार के बारे में सोचें? रोज़गार बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई थिंक किसी भी कंट्री के एक बैलेंस, एक स्टेट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिकली चीज़ों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी अभी हमारे हालात हैं उसके हिसाब से कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आ रहा है। मैसेज यही है कि हम अपने फोकस को रखें हमारे आर्ट्स और कल्चर पे, हम एक पॉजिटिव टोन जहाँ भर में अपने कश्मीर के बारे में फैलाएं, और जो भी बाकी चीज़ें जो एसोसिएटेड हैं, वादियों को देखिए। कैमरा मुझ पे क्यों है मुझे ये भी नहीं अभी तक पता है, लेकिन हमें बस फोकस करना चाहिए जो हमारी खूबसूरती, जो ऊपर वाले से हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, उसको अप्रिशिएट करने की। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। हमने बात की यहाँ पर काबिल तारीफ नाम फिल्मों को लेकर, इनकी गायकों को लेकर, मगर फिलहाल ये भी हम कह सकते हैं कि जहाँ जन्नत बेनज़ीर है वहाँ पर कलाकारों। अब कोविड-19 के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से आज से जो नाइट कर्फ्यू शुरू होगा और 30 अप्रैल तक ये लगातार जारी रहेगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की जानिब से रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। आपको बताते हैं कि आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नजर जहां इसमें हर नए गुजरते दिन के साथ ही उछाल हो रहा है, उस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है। दिल्ली के साथ साथ दीगर कई अहम रियासतों के अंदर भी इस वक्त सूरत हाल कोरोना वायरस के हवाले से जो तशवीशनाक सूरत हाल है, उसके पेश नज़र दिल्ली की जानिब से जो एक बड़ा ऐलान किया गया है कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। आज बाज़ाब्ता तौर से आज रात से ये शुरू होगा और 30 अप्रैल तक ये नाफिज रहेगा। जहां कल पूरे मुल्क के अंदर 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए, वहीं आज 96,000 से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 47,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली में भी इस वक्त जो है कोरोना वायरस केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में ऐलान करते हुए आज से नाइट कर्फ्यू बाज़ाब्ता तौर पर 30 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुका हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं जो दिल्ली सरकार की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली की सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी वो कल ही तस्वीर साफ हो गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से खत लिखा गया और कहा गया कि वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से मज़ीद उनको इख्तियारात दिए जाएं और 24 घंटे वैक्सीनेशन के अमल को जारी रखने के हवाले से जो उनको यकीनी कराए या इजाज़त दे, इस हवाले से जो खत पहुंचा था उसमें दिल्ली के अंदर जो कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल थी उसको भी कहीं न कहीं उजागर करने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि आज दिल्ली सरकार ने अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए ये ऐलान किया है कि आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के लिए जो वक्त तय किया गया है वो रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक, यानी कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। साथ ही साथ इसके पीछे की जो असल वजह है वो कोरोना के अचानक से बढ़ते हुए केसेस की वजह से आज 3,500 से ज्यादा नए केसेस दिल्ली में सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजह से दिल्ली सरकार एक तरफ जहां वैक्सीनेशन सेंटर को में इजाफा कर रही है, वहीं दूसरी जानब 24
24 घंटे दिल्ली में आज से वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। तो जब तक के पूरी दिल्ली के आवाम को या दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं सबको वैक्सीन के डोज नहीं मिल जाते या फिर कोरोना पर काबू नहीं पा लिया जाता, तब तक इस तरह के फैसले होते रहेंगे। और ये पहला स्टेप ये है, आज जो खबर निकल कर आई वो ये कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान आज से किया गया है और ये पूरा महीना चलेगा, यानी 30 अप्रैल तक के। ये रहमत जरा ये बताएगा, ये जो 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, 30 तक ये जारी रहेगा, नाफिज रहेगा। इस सिलसिले में रात के 10 से 5 बजे तक किसी को भी बाहर चलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जो इमरजेंसी होगी, कोई मरीज होगा तो सिर्फ उन्हीं औकात पर जो है बाहर चलने की उन्हें लोगों को इजाजत होगी। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये भी है, जो 8 अप्रैल को जो वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में एक मीटिंग होगी जिसमें सभी वज़राए आला होंगे, गवर्नर होंगे, क्या उस वक्त भी इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं जो मुल्क में इस वक्त कोविड के पेश नजर जो हालात बने हुए हैं मुल्क के अंदर? जी देखिए, बिल्कुल कोरोना के केसेज अचानक से पिछले एक हफ्ते की बात करें जिस तेजी के साथ बढ़े हैं, हमने देखा कि कल किस तरह से रिकॉर्ड टूटा, 1,03,000 के केसेज आए। आज हमने देखा कि 97,000 तक के केसेज आ रहे हैं। तो ये जो बड़ी तादाद है, अपने आप पे एक बड़ी तादाद है कोरोना के केसेज जो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया, अपने आदाद और शुमार को देखते हुए 3,500 छोटी सी दिल्ली और एक मामूली आबादी, वहां 3,500 अगर केसेज आते हैं और बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर होने के बावजूद, तो दिल्ली सरकार के लिए एक इंतहाई अहम मौका था सोचने के लिए और सोच करके फैसला लेने के लिए, और दिल्ली सरकार ने किया। रात के जो कर्फ्यू की टाइमिंग है उस दौरान आप इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ करके बकिया किसी चीज के लिए आपको बाहर घूमने फिरने, बाहर टहलने या बाहर किसी काम दीगर काम से निकलने की इजाजत नहीं होगी। इमरजेंसी सूरत में ही आपको परमिशन होगी। ये जो कर्फ्यू है, ये कर्फ्यू का बाज़ाब्ता तौर पर रोड मैप है। रही बात कल की मीटिंग की, कल वज़ीर आज़म के साथ जो मीटिंग है तमाम वज़राए आला की, उस मीटिंग में दो तस्वीर अभी जो कुछ हद तक साफ होती हुई दिखाई दे रही, वो ये कि तमाम स्टेट को कुछ परमिशन दिए जाएंगे। जैसे कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन अभी नहीं दी जा रही है, 45 साल से ऊपर वालों को दी जा रही है। तो ये जो एज गैप है, IMA की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर आज वज़ीर आज़म को खत लिखकर कहा गया है कि ये जो एज का अभी बकी बंदिश लगाई गई है उसमें 18 साल कम से कम की जाए, कि 18 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन का काम अंजाम करने की इजाजत हो या ये वैक्सीन लेने की इजाजत हो। तो ये एक कहीं न कहीं इजाजत कल मिल सकती है कि 18 साल की उम्र तक के लोगों को भी वैक्सीन या टीकाकारी उनकी की जा सकती है। दूसरा ये कि स्टेट के ऊपर पूरा डिपेंड कर सकती है सरकार, मरकजी सरकार स्टेट को ये परमिशन देगी कि वो चाहे तो नाइट कर्फ्यू लगा ले, वो चाहे तो दीगर पाबंदियां जो हैं वो करें, लेकिन ये जरूर सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि वैक्सीनेशन सेंटर ज्यादा से ज्यादा नए तामीर किया जाए, नए बनाया जाए और जितना जल्द हो सके इस वैक्सीनेशन की मुहिम को अपने अंजाम तक पहुंचाए। यानी हर किसी को कोरोना का टीका लगवाने को लेकर इसकी रफ्तार में कहीं न कहीं इजाफे को लेकर वज़ीर आज़म कल जोर देंगे और मजीद कुछ पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं नाइट कर्फ्यू की तरह की, क्योंकि आने वाले दिनों में कई अहम तकरीबात हैं जो जहां इज्तिमात हैं, खासतौर से रमजान का मौका हो या फिर दीगर और गैर मुस्लिमों के भी त्यौहार हैं। मुसलसल कंटिन्यू एक महीने के अंदर में कई त्यौहार ऐसे हैं जहां पर इज्तिमात होते हैं, जहां पर लोग जमा होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में पाबंदियां ही, सरकारी पाबंदियां ही एक ऐसा रास्ता है जिसको इख्तियार करके कोरोना की रोकथाम के लिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को कायम किया जा सकता है। इसलिए मुमकिन है कि स्टेट लेवल पर कुछ फैसले के इख्तियारात सरकार को मरकजी सरकार की तरफ से दिए जाएं और कुछ नए फैसले भी लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, तब साथ फराम कर रहे थे। दिल्ली सरकार की जानिब से एक नया ऐलान, नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल, आज रात से बराबर 30 अप्रैल तक ही नाफिज रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को भी चलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही इजाजत होगी। दिल्ली की जानिब, दिल्ली सरकार की जानिब से आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जानिब से एक बयान, जहां बीजेपी आज अपना यौम तासीस मना रही है। वहीं पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खिताब किया है पार्टी वर्करों को, जहां उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने का ख्वाब पूरा हुआ है। यह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस खिताब के दौरान कहा गया है। उन्होंने कहा कि किसी का हक नहीं छीना गया है। कोरोना के दौर में नए हिंदुस्तान का खाका भी तैयार हुआ है। वज़ीर आज़म ने मजीद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा यह मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये परंपरा
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाए। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए। हम सभी ने देखा है कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी के आदर्शों से समझौता नहीं किया। आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे कष्ट सहे, लोकतांत्रिक नैतिकता के कैसे कैसे उदाहरण दिए। हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों के टूटने के अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन देश हित में लोकतंत्र के लिए दल के विलय की घटनाएं शायद ही कहीं नजर मिलेगी। भारतीय जनसंघ ने ये करके दिखाया था। हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर गरीब को इलाज की सुविधा हो, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर हो, ऐसी अनगिनत बातें जो समाज के आखिरी व्यक्ति हो या देश का आखिरी इलाका हो, इसके लिए भाजपा सरकारें चाहे केंद्र हो या राज्य में हो, हम सब मिलकर के दिन रात मेहनत की है, अपने लक्ष्यों को पाकर दिखाया है। और इन निर्णयों को, इन योजनाओं के शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम संगठन में रहते हुए भी ऐसे ही कार्य करते 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 आगे बढ़े। अवाम को बेहतर तबी सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए सरकारी सतह पर किए जाने वाले वादे जमीनी सतह पर सराब साबित हो रहे हैं। दरअसल शुमाली कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में तीमारदारों ने बरहमी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अगरचे अस्पताल में इलाज मुआवजा के लिए आए, ताहम उन्हें इलाज करने से इनकार कर दिया गया। कैशलेस और पेपरलेस स्कीम हर खानदान पर सालाना 5 लाख रुपए का वादा करती है, मगर जीएमसी बारामूला में तिबी अमले और इंतजामिया ने मरीजों से डायलिसिस करने से इनकार किया है, जिसके बाद तीमारदारों ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उन्हें खुदकुशी करने के बगैर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हमें ये मसला हुआ था कि हम 2 तारीख से यहाँ पे हमारा पेशेंट जो एडमिट हुए थे तो हम मेडिसिन लेते थे गोल्डन कार्ड से। आज यूँ ही सुबह जब हम डॉक्टर राउंड करके गए तो उन्होंने जब मेडिसिन लिखी तो हम गए नीचे, ने वो फॉर्मेलिटी जो करनी थी वो की। जब मेडिसिन वाले के पास गए तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ मेडिसिन नहीं मिलेगा, गोल्डन कार्ड पे आप साहब से बात कीजिए। जब हम ऊपर चले गए तो वहाँ मैडम है तो उन्होंने अंदर आने का इजाज़त नहीं दी। तो तब से इस वक्त तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी जा रहा है अंदर उनको आने नहीं देते हैं। ये हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ आवाम को जो है ना सहूलियत मिलनी चाहिए, मगर यहाँ सहूलियत के बजाय आवाम के साथ जो है ना जुल्म हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, हर एक को यहाँ तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं जो मैडम है इसके बारे में पूछताछ होनी चाहिए। हाँ, मेरी एक बात सुन, अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई होती, कोई सुनने वाला होता, क्या हम धक्के खाते? क्या हम इतने परेशान होते? क्या हमारी कोई सुनता ना? और इस टाइम में सुप्रीटेंडेंट साहब के बाद 3 बार मुझे कागज वापस दे दिए, खुदा की कसम, और टस से मस नहीं हुआ कि कोई बात नहीं है। और मुझे शहर ये पूछ रहा है भेजा किसने आपको, मुझे ये पूछ रहा है आपको किसने भेजा। इसका मतलब है मुझे कोई भेजेगा, कोई नेता भेजेगा, कोई लीडर भेजेगा, उसकी कोई सुनेगा। अगर जिसका कोई नहीं होगा नौज़बिल्लाह उसका खुदा भी नहीं है, उसका सुनने वाला ही कोई नहीं है। ये क्या रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ। अब मैं डी साहब के पास जा रहा हूँ, बस सीधा मैं उनसे पूछूंगा, अगर है हमारे लिए कोई गुंजाइश तो ठीक है, नहीं तो खुदा की कसम में डीसी से ये इजाजत लेके खो अपनी घरवाली को लेके सीधा पुल के नीचे, चलो
डायरेक्ट ये सेंट्रल पुल बैठने लगा व्हाट्सएप दरियावस। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही है इनके पास। ये बीमार की हालत है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।